हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने फिर एक नए चैप्टर की वीडियो लेकर, और ये नया चैप्टर है हमारा इकोलॉजी का चैप्टर। इकोलॉजी का एक चैप्टर 15th उसकी वीडियो पोस्ट हो चुकी है, और अब जो नेक्स्ट चैप्टर है जो आपको एग्जाम में आने वाला है 13th चैप्टर ऑर्गेनिज्म्स एंड पॉपुलेशन, मैं उसकी वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। तो इस पोर्शन में सिर्फ पॉपुलेशंस वाला पोर्शन आपको बोर्ड में आने वाला है, ऑर्गेनिज्म्स वाला नहीं आने वाला है। तो पॉपुलेशंस वाला पोर्शन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। What is the population? Group of individuals of same species that live in a given geographical area. They share or compete for similar resources and potentially reproduce. For example, cormorants in a wetland, rats in an abandoned dwelling, teakwood trees in a forest, और एक कल्चर प्लेट में बैक्टीरिया। वो सारे क्या हैं? एक पॉपुलेशन, चाहे लोटस प्लांट्स इन अ पॉन्ड। Now, what is population ecology? It is the branch of ecology which is linking population genetics and एवोल्यूशन टू इकोलॉजी। इकोलॉजी का रिलेशन पॉपुलेशन जेनेटिक्स और वेरिएशन के साथ करना, वो किसका काम है? पॉपुलेशन इकोलॉजी, जो ब्रांच ऑफ आपकी इकोलॉजी है। पॉपुलेशन के बेटा 4 एट्रीब्यूट्स हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, व्हाट आर द 4 डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन? बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, देन वी हैव एज पिरामिड एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। दीज आर द 5 एट्रीब्यूट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बर्थ रेट की। नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 इंडिविजुअल्स, ठीक है। सो नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 इंडिविजुअल्स, और इट रेफर्स टू पर कैपिटा बर्थ्स। ये बेटा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पॉन्ड में अगर 20 लोटस प्लांट्स थे लास्ट ईयर और इस साल 8 नए प्लांट्स आ गए हैं, तो उसकी बर्थ रेट क्या होगी? तो बेटा इस केस में आपने क्या करना है, जितने नए प्लांट्स हैं ओवर जितने ओल्ड प्लांट्स हैं उनको डिवाइड कर दीजिए, तो दैट विल बी योर बर्थ रेट। दैट इज 0.4 ऑफस्प्रिंग्स पर लोटस पर ईयर। और ये पीछे लिखना बहुत ज़रूरी है, इसमें कुछ भी चेंज हो सकता है। लाइक यहाँ पे वो कुछ और दे दे, पर मंथ, पर वीक, कुछ भी आ सकता है। तो आपको यूनिट्स वही लिखने हैं, और इसका ही 1 नंबर मिलता है पेपर में, तो ये ध्यान रखिएगा। डेथ रेट्स क्या है? डेथ्स पर 1000 इंडिविजुअल्स और पर कैपिटा डेथ्स। फॉर एग्जांपल, एक वीक में एक लेबोरेटरी में 4 इंडिविजुअल्स 40 में से फ्रूट फ्लाइज के मर गए, ठीक है। तो टोटल थे 40, मरे कितने? 4, तो 4/40। द डेथ रेट इज 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। तो यूनिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज सेक्स रेशो। सेक्स रेशो आपको पता ही है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। 60% ऑफ द पॉपुलेशन फीमेल्स है और 40% मेल्स। और बेटा ये सारे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स हैं। द 4th एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन इज एज पिरामिड। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और इसकी डेफिनेशन आती है, व्हाट इज एन एज पिरामिड, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, या ये एज पिरामिड्स आते हैं, तो मैं इसके बारे में बताने लगा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज एन एज पिरामिड? इट इज अ स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड व्हेन एज डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉपुलेटेड फॉर अ पॉपुलेशन। तो जब हम एक पॉपुलेशन के लिए एज डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करते हैं, तो उसको हम क्या कह देते हैं? एज पिरामिड, क्योंकि वो पिरामिड की शेप में आता है। फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन एज पिरामिड्स जनरली शो, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस? It shows age distribution of males and females in a combined diagram. So this is the definition of age pyramid and this is its significance. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं there are 3 types of age pyramids: expanding, stable और declining. Expanding में अगर आप देखेंगे प्री रिप्रोडक्टिव में मेल्स और फीमेल्स ज़्यादा हैं, रिप्रोडक्टिव में और कम हो गए, पोस्ट रिप्रोडक्टिव में उससे ज़्यादा कम हो गए। इसको हम क्या कहते हैं? We call it expanding एज पिरामिड। स्टेबल में क्या होता है? प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव में मेल्स और फीमेल्स आर ऑलमोस्ट सेम। और डिक्लाइनिंग में क्या होता है? प्री रिप्रोडक्टिव में क्या होगा? मेल्स और फीमेल्स कम है, रिप्रोडक्टिव में ज़्यादा है, तो आने वाली जो पॉपुलेशन होगी वो कम होगी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आने वाली पॉपुलेशन में देयर विल बी ग्रोथ। पर यहाँ पे क्या है? यही प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज में कम है, तो आने वाली पॉपुलेशन में ग्रोथ क्या होगी? कम। सो दिस इज कॉल्ड डिक्लाइनिंग एज पिरामिड। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, the last attribute is population size or population density, which is denoted by capital N. It is the number of individuals of a species per unit area or volume. Number of individuals per unit area, that is called population density. For example, population density of Siberian cranes at Bharatpur wetland is less than 10 in a year, but the population density of Chlamydomonas, that is an algae, in a pond can be millions. तो population density मतलब 10 से कम हो सकती है और millions तक भी हो सकती है। इसके बाद हाउ डू यू मेजर पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन डेंसिटी? पॉपुलेशन डेंसिटी हम बेटा न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं नंबर्स के बेसिस पे, और इट कैन बी मेजर्ड बाय परसेंट कवर और बायोमास। अब देखो मैं कह रहा हूं कि 10 है और मिलियंस, आप कहोगे 10 कम है मिलियंस ज़्यादा है, पर
अगर मैं एक एरिया में देखूं वहां पे 200 पार्थेनियम प्लांट्स हैं और एक ह्यूज बनियन ट्री, तो हम ये नहीं कह सकते कि पार्थेनियम प्लांट्स की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, बनियन ट्री की कम है। क्यों? बिकॉज हियर we will not take the numeric density, we will take the percent cover of biomass to be more meaningful measure to measure the population density, क्योंकि banyan tree की population density 200 पार्थेनियम प्लांट से ज़्यादा है, तो इस केस में population density is measured by percent cover और biomass। तो क्या हमेशा population जो density है वो हम न्यूमेरिकली मेजर करते हैं? नो, इट कुड बी मेजर्ड बाय percent cover और biomass as well. There are other attributes to measure population density as well. टोटल नंबर इज अ डिफरेंट मेजर फॉर ह्यूज पॉपुलेशन। कई जगह हम रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी से पॉपुलेशन डेंसिटी निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, हाउ विल यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ फिशेज इन अ पॉन्ड और नंबर ऑफ टाइगर्स इन अ फॉरेस्ट? तो बेटा दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज दिस इज द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट एस्टिमेशन। फिशेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इन अ पॉन्ड? द नंबर ऑफ फिशेज कॉट पर ट्रैप दैट डिटरमाइन द फिशेज इन अ पॉन्ड, and how are the number of tigers calculated in a forest? By its pug mark and fecal pellets. These two are very very important for MCQs. How will you calculate the number of fishes in a pond? The number of fishes caught per trap. This is the keyword. How will you calculate the number of tigers in a forest? उसका बेटा आंसर क्या है? By the pug marks and the fecal pellets. And which is this method of population density calculation? It is indirect estimation method. Now moving further, population growth. अब पॉपुलेशन ग्रोथ कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। नंबर 1 फूड अवेलेबिलिटी, नंबर 2 प्रीडेशन प्रेशर एंड नंबर 3 इज वेदर। और इन्हीं की बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो फ्लरिश करेगी या डिक्लाइन करेगी। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच आर द 3 फैक्टर्स ऑन विच द पॉपुलेशन साइज डिपेंड्स। पॉपुलेशन, दैट इज द फूड अवेलेबिलिटी, प्रीडेशन प्रेशर एंड वेदर। नाउ ये तो हो गई थी एट्रीब्यूट्स की बात। अब बेटा ध्यान से समझिएगा, वो एट्रीब्यूट्स थे बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, एज पिरामिड और पॉपुलेशन डेंसिटी। दीज वर द 5 एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन। नाउ व्हाट आर द 4 बेसिक प्रोसेसेस? एट्रीब्यूट्स इज द डिफरेंट वर्ड, प्रोसेसेस इज द डिफरेंट वर्ड। सो देयर आर 4 basic processes that fluctuate the population density. They are birth rate, death rate, immigration and emigration. So these are the 4 processes that fluctuate the population density. Natality आपको पता है, number of births in a population during a given period, number of deaths in a population during a given period. Immigration is the number of the individuals of the same species that have came into a habitat from elsewhere, and emigration, number of individuals who have left the habitat and gone somewhere else. आपको पता है ये immigration और emigration क्या होती है? जब एक इंडिविजुअल एक जगह को छोड़ के किसी और जगह, जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ से कनाडा चला गया, तो कनाडा के लिए मैं एक इमिग्रेंट हूँ और इंडिया के लिए मैं एक एमिग्रेंट हूँ, क्योंकि मैं ये जगह छोड़ के चला गया था। ठीक है, तो इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। अब दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ इज पॉपुलेशन डेंसिटी और चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेटेड? देखिए बेटा, सपोज कीजिए मैं बात कर रहा हूँ 2023 की, तो 2023 में सपोज कीजिए जो पॉपुलेशन डेंसिटी आज है वो है NT, दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम T। इसमें मैं बर्थ और इमिग्रेशन ऐड करूंगा, डेथ प्लस इमिग्रेशन माइनस कर दूंगा। जब मैंने 2033 में 2033 में पॉपुलेशन डेंसिटी निकालनी है, तो 2033 में जो मैं चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी निकाल रहा हूं वो NT+1 है। तो NT+1 इज चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी, NT इज पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम T। इसमें मैं बर्थ और इमिग्रेशन ऐड करके डेथ और इमिग्रेशन माइनस कर दूंगा, तो वो चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी आ जाएगी। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम ऑफ योर NCERT। पॉपुलेशन डेंसिटी इन दोनों से फ्लरिश करती है, इन दोनों से डिक्लाइन करती है। नॉर्मल कंडीशंस में बर्थ और डेथ ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए, बट अंडर स्पेशल कंडीशंस बर्थ और डेथ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स नहीं रहते। उस केस में विच आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स? इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। कैसे? ये बेटा जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्सेप्शनल क्वेश्चंस है। सपोज कीजिए एक नई कॉलोनी बनी है, अगर एक नई कॉलोनी बनी है तो क्या आप बर्थ रेट या डेथ रेट से बता देंगे कि वहाँ पॉपुलेशन फ्लरिश हो रही है, डिक्लाइन? नो, वहाँ पे इमिग्रेशन इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर टू मेजर द पॉपुलेशन डेंसिटी, क्योंकि जितने लोग वहाँ इमिग्रेट करेंगे उससे ही पॉपुलेशन डेंसिटी फ्लरिश करेगी, और अगर नहीं करेंगे तो डिक्लाइन करेगी। तो अगर एक कॉलोनी का आपने देखना है कि एक कॉलोनी की पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करनी है, तो देयर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विल बी इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन, नॉट बर्थ एंड डेथ रेट।
अगर हम अब आगे बात करें ग्रोथ मॉडल्स, तो देयर आर टू ग्रोथ मॉडल्स टू मेजर द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी. वन इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, वन इज लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल. एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ मॉडल होता है बेटा, ये क्या कहता है, रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर द अनइम्पेंडेड पॉपुलेशन ग्रोथ. सपोज कीजिए एक पॉपुलेशन डेंसिटी है, वहां पे रिसोर्सेज अनलिमिटेड है. जितने अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, स्पीशीज के पास फुल पोटेंशियल होता है टू ग्रो इन नंबर, देन द ग्रोथ मॉडल इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक. डे 0 पे इतनी है 1 2, अब देखिए डे 6 पे मिलियंस में पहुंच गई पॉपुलेशन. तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल है. जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, बहुत अनइम्पेंडेड होती है, बहुत फास्ट होती है. तो दिस टाइप ऑफ ग्रोथ वेयर द रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड फुली, मतलब द पोटेंशियल इज सो हाई दैट दे कैन यूज द रिसोर्सेज, मतलब बहुत अच्छे से. तो वो जो ग्रोथ मॉडल है बेटा, वो क्या है, एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक ग्रोथ मॉडल. अब एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक ग्रोथ मॉडल ये दोनों दिए हुए हैं, ये एक्सपोनेंशियल है, ये लॉजिस्टिक है. तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल इज जे शेप. जब वो ग्रोथ होती ही जा रही है, तो इस केस में बेटा अब आपको इक्वेशन याद रखनी है, dn/dt इज इक्वल टू b माइनस d इंटू n. दिस इज द इक्वेशन फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल वेयर dn/dt इज इक्वल टू b माइनस d को हम r लेते हैं, दैट इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज. दिस इज द मतलब मीनिंग ऑफ r कि कितनी इंक्रीज हुई है. वो बर्थ माइनस डेथ करोगे तो आपको पता चलेगा इतना इंक्रीज हुआ है. एन इज द ओरिजिनल पॉपुलेशन डेंसिटी, dn/dt इज द स्मॉल चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी. तो पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी चेंज हुई, बर्थ में से डेथ माइनस करो, उसको ओरिजिनल पॉपुलेशन डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो, वो आपका क्या निकल आएगा, दैट विल बी योर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट. सो dn/dt इज इक्वल टू rn, where r is the intrinsic rate of natural increase, which is an important factor for assessing the impacts of any biotic or abiotic factor on population growth. कि किसी भी abiotic या biotic factor की वजह से population growth कम हुई है या ज़्यादा, वो आप R से डिटरमाइन कर सकते हैं. नॉर्वे रैट की R वैल्यू, लाइक उसका इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज कितना है, 0.015, फ्लोर बिटल का 0.12 और ह्यूमन पॉपुलेशन का 1981 में कितना था, 0.0205. दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ये आपने ग्राफ ध्यान रखना है, द ग्राफ इज प्लॉटेड फॉर पॉपुलेशन डेंसिटी वर्सेस टाइम, and here the resources are unlimited, so dn/dt is equal to rn and k is carrying capacity. बेटा हर कोई आप कहो एरिया, उसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है, उसके बियॉन्ड वो कैरी नहीं कर सकता. पर जब उससे भी ज़्यादा हो जाता है, कैरिंग कैपेसिटी से भी ज़्यादा वहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी हो जाती है, तो उस ग्रोथ मॉडल को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल. अगर हम इसकी अब इंटीग्रेशन करते हैं, वो तो डेरिवेशन थी, इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो इसकी इक्वेशन दी हुई है, nt इज इक्वल टू n नॉट ERT, वेयर nt इज पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम t, n0 पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0, r इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज एंड e इज द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम. ठीक है, ये आपको बस एज इट इज याद करना है, और किसको क्या कहते हैं इक्वेशन में वो आपको पता होना चाहिए. नाउ बात करूंगा मैं सेकंड ग्रोथ मॉडल की, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल. लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल में अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते. ठीक है, देयर इज नो पॉपुलेशन इन नेचर हैविंग अनलिमिटेड रिसोर्सेज. तो लिमिटेड रिसोर्सेज में कंपटीशन बढ़ जाता है और सिर्फ वही सर्वाइव करता है जो क्या होता है, फिट होता है, और वही फिर रिप्रोड्यूस करता है. नेचर में a given habitat has enough resources to support a maximum possible number. तो एक बेटा पॉपुलेशन, मतलब एक अगर मैं कहूँ एरिया है, तो एक एरिया में इतने तो रिसोर्सेज होते हैं कि वो एक मैक्सिमम पॉपुलेशन नंबर को सपोर्ट कर सके. तो what is carrying capacity? In a habitat, the enough resources are there to support a maximum possible number beyond which no further growth is possible. This is called the carrying capacity of that area. तो K is the carrying capacity. Logistic growth में क्या होता है, a population with limited resources. तो अब S-shaped growth कर्व का आपको याद रखना है, जहाँ पे limited resources होते हैं. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वो जे शेप ग्रोथ मॉडल है, उसमें अनलिमिटेड रिसोर्सेज है. यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो यहाँ पे 4 डिफरेंट फेसेस आएंगे. सबसे पहले स्टार्टिंग फेस, इट इज कॉल्ड लैग फेस, then phase of acceleration, then phase of deceleration, then this is asymptote, मतलब जहाँ पे वो कैरिंग कैपेसिटी के बिल्कुल बराबर आ गया. तो these are the 4 different phases of calculated population density. It is also called Worlds-Pearl logistic growth model. इसे हम और क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं Worlds-Pearl logistic growth model, क्योंकि इन्होंने ये दिया था, और इसे S-shaped growth curve भी हम कहते हैं. इसकी इक्वेशन क्या है बेटा, dn/dt इज इक्वल टू k rn k माइनस एन ओवर k. तो उसकी थी dn/dt इज इक्वल टू rn, बस यहाँ पे चेंज क्या है, k माइनस एन ओवर k. बस आपने कुछ नहीं याद करना, ये याद कर लिया, बस rn के साथ लगा दीजिए k माइनस एन ओवर k. तो देन इट इज कॉल्ड लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल. पेपर में क्वेश्चन आता है, आउट ऑफ द 2 मॉडल्स एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक विच इज द रियलिस्टिक वन.
तो फॉर मोस्ट एनिमल पॉपुलेशन रिसोर्सेज आर ऑलवेज लिमिटेड। बेटा रिसोर्सेज अनलिमिटेड तो होते ही नहीं है, बहुत कोई रेयर होगा जहाँ रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे, तो रिसोर्सेज आर ऑलवेज लिमिटेड। सो दैट इज वाई लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज कंसिडर्ड मोर रियलिस्टिक। सो दिस इज द थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। द नेक्स्ट थिंग इज लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। तो लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन में बेटा अगर हम बात करें, populations evolved to maximize their reproductive fitness or Darwinian fitness under a particular set of pressures. Organisms evolved towards the most efficient reproductive strategy. तो बेटा इसमें आपको क्या याद करना है, कुछ organisms सिर्फ एक बार लाइफ में ब्रीड करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल इज पैसिफिक सैल्मन फिश एंड बैम्बू। अदर ब्रीड्स मेनी टाइम्स, ठीक है। एग्जाम्पल बर्ड्स, लाइक हम क्या करते हैं, we can breed many times, like we can have 2 or 3 offsprings at different durations. पर पैसिफिक सैल्मन फिश और बैम्बू ये पूरी लाइफ टाइम में एक ही बार ब्रीड करते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन। नाउ some produce a large number of offsprings like oysters and pelagic fishes, some produce small number of offsprings like birds and mammals. So these facts indicate that life history traits have evolved due to limited abiotic and biotic components of the habitat. तो बेटा ये जो लाइफ हिस्ट्री है, कोई लाइफ में एक बार ब्रीड कर सकता है, कोई बहुत बार कर सकता है, कोई कम ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेगा, कोई ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, ये किस पे डिपेंड करता है, ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है। नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से ही क्वेश्चन आता है इस चैप्टर का, तो वो है आपका पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। सो बेटा कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे एक ही पॉपुलेशन सर्वाइव कर रही हो, हमेशा 2 पॉपुलेशंस आपस में क्या करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं। सो ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म बायोलॉजिकल कम्युनिटी। सो इंटरेक्शन बिटवीन 2 स्पीशीज इज कॉल्ड इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। इंट्रा होती है, जैसे 2 डॉग्स एक पीस ऑफ मीट के लिए फाइट कर रहे हैं, वो इंट्रास्पेसिफिक है। पर जो 2 डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं, लाइक एक कैट है वो रैट को खाने के लिए उसके पीछे भाग रही है ना, तो वो क्या है, वो इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं 6 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस की, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म और अमेंसलिज्म। तो इसके बारे में बेटा मैं बात करता हूं पहले। व्हाट इज म्यूचुअलिज्म? जब भी डेफिनेशन आती है आपने क्या लिखना है, इट इज अ टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन, फर्स्ट वर्ड, वेयर बोथ द स्पीशीज आर बेनिफिटेड, स्पीशीज ए और बी दोनों को बेनिफिट हो तो म्यूचुअलिज्म, दोनों स्पीशीज को हार्म हो कॉम्पिटिशन, एक को बेनिफिट एक को हार्म प्रीडेशन, इसमें प्रीडेटर को बेनिफिट होगा प्रे को हार्म, पैरासिटिज्म, इसमें पैरासाइट को बेनिफिट होगा होस्ट को हार्म, ठीक है। कमेंसलिज्म, वन इज बेनिफिटेड दूसरे को ना फायदा ना नुकसान, दैट इज कॉल्ड कमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म में एक को हार्म होगा दूसरे को ना फायदा ना नुकसान, ठीक है। अब इनमें से कौन सी इंटरेक्शंस पॉजिटिव है, तो म्यूचुअलिज्म इज पॉजिटिव, कमेंसलिज्म इज पॉजिटिव, दीज 3 आर नेगेटिव। जहां पे थोड़ा सा भी नेगेटिव चीज आ गई वो नेगेटिव इंटरेक्शन है। तो प्रीडेशन, पैरासिटिज्म और कंपटीशन नेगेटिव, कमेंसलिज्म और म्यूचुअलिज्म पॉजिटिव और अमेंसलिज्म भी नेगेटिव, ठीक है। सबसे पहले अब बात करेंगे बेटा प्रीडेशन की, तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसका एक एक पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं बेटा पेपर में। प्रीडेशन में क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन वेयर वन स्पीशीज प्रेडेटर इज बेनिफिटेड, अदर स्पीशीज प्रे इज हार्म्ड। All carnivores, herbivores are predators. 25% insects are phytophagous. They feed on plant sap. तो इंसेक्ट इस केस में प्रीडेटर है, प्लांट प्रे है। नाउ अगर एक प्रीडेटर अपने प्रे को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करने लग पड़े तो प्रे एक्सटिंक्ट हो जाएगा और साथ साथ प्रीडेटर को भी खाना नहीं मिलेगा तो वो भी क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। देयरफॉर प्रीडेटर्स इन नेचर आर प्रूडेंट। प्रूडेंट मीन्स दे आर वेरी स्मार्ट। स्मार्ट मीन्स दे नो कि उन्हें प्रे को कितना खाना है। अगर वो ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे प्रे खत्म हो जाएगा और वो भी साथ खत्म हो जाएंगे। तो पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाई प्रेडेटर्स आर प्रूडेंट इन नेचर, व्हाई आर दे स्मार्ट, बिकॉज दे नो दैट इफ दे विल ओवर एक्सप्लॉइट द प्रे, प्रे विल एक्सटिंक्ट एंड दे विल आल्सो गेट एक्सटिंक्ट बिकॉज दे विल नॉट गेट फूड, क्योंकि उन्हें खाना नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बेटा, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंस है प्रेडेटर्स की। सेकेंड इंपॉर्टेंस, प्रेडेटर्स आर यूज्ड इन बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स। सो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स में कैसे यूज होते हैं प्रेडेटर्स, इसकी बेटा एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है कि ये कैक्टस है, प्रिकली पियर कैक्टस। प्रिकली पियर कैक्टस एक जगह क्या बन गया था, वो हैवॉक बन गया था क्योंकि उसे किसी जगह से इंट्रोड्यूस किया गया था वहाँ पे। तो उसका नेचुरल प्रेडेटर जो मॉथ था वो वहाँ प्रेजेंट नहीं था, इसकी वजह से वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवॉक, उसने मतलब एक बहुत ज़्यादा डेंजर कंडीशन बना दी क्योंकि बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर गया। तो उसको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे उसका जो प्रेडेटर है मॉथ इंट्रोड्यूस किया गया, तो मॉथ ने उसके ऊपर फीड किया, तो इससे क्या होगा, बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो प्रेडेटर्स आर यूज्ड इन बायोलॉजिकल कंट्रोल, दिस इज द बेनिफिट।
प्रीडेटर्स मेंटेन स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ कॉम्पिटिशन। प्रीडेटर्स स्पीशीज डाइवर्सिटी मेंटेन करते हैं बाय अवॉइडिंग कॉम्पिटिशन बिटवीन द स्पीशीज। कैसे? इसकी ये एग्जांपल है बेटा, एग्जांपल्स ही इसमें इंपॉर्टेंट है, वही पेपर में आती है। एक स्टारफिश है जिसका नाम है पिजास्टर, वो रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में मिलती हैं। एक एक्सपेरिमेंट में सारी स्टारफिशेस को रिमूव कर दिया गया, तो हुआ क्या, स्टारफिश इनवर्टिब्रेट्स को खाती थी, इनवर्टिब्रेट्स में आपस में कंपटीशन बढ़ गया। क्यों? क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई। तो इस वजह से 10 इनवर्टिब्रेट स्पीशीज एक साल में क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, क्योंकि उनका प्रीडेटर वहां नहीं था। प्रीडेटर तो उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल रखता और स्पीशीज डाइवर्सिटी मेंटेन रखता, पर प्रीडेटर गायब हो गया तो फिर उनमें आपस में कंपटीशन बढ़ गया, वो लड़के उनकी 10 स्पीशीज क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। नाउ हाउ आर द प्रेज एबल टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स? तो इसके लिए बेटा दीज आर द मैकेनिज्म्स। तो हाउ इज प्रीडेटर इंपॉर्टेंट इन इकोसिस्टम? 3 पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। सबसे पहला क्या है, प्रीडेटर्स आर द कंड्यूट्स फॉर एनर्जी ट्रांसफर, वो एक लेवल से दूसरे लेवल तक एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। सेकंड, दे मेंटेन स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी, वो एक कम्युनिटी में स्पीशीज डाइवर्सिटी मेंटेन रखते हैं। एंड दे कीप द पॉपुलेशन ऑफ द प्रे अंडर कंट्रोल। तो ये 3 पॉइंट्स जो मैंने बोले हैं, यही 3 नंबर में पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ प्रीडेटर्स इन एन एनवायरमेंट और नेचर। तो वो आपने वो 3 पॉइंट से लिखने हैं। अब व्हाट आर द डिफेंस मैकेनिज्म्स? सबसे पहले है कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज क्या है? इंसेक्ट्स और फ्रॉग्स दे बिकम क्रिप्टिकली कलर्ड, वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लेंड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। सेकेंड एग्जांपल है मोनार्क बटरफ्लाई। मोनार्क बटरफ्लाई इज डिसटेस्टफुल टू इट्स प्रेडेटर बर्ड। ये जो बटरफ्लाई होती है, जब ये कैटरपिलर स्टेज में, ठीक है, लार्वल स्टेज में होती है, तो ये एक पॉइजनस इंसेक्ट पे, पॉइजनस वीड पे फीड करती है। वीड इज एन अनवांटेड प्लांट, और इसकी वजह से ये पॉइजनस कैरेक्टर एक्वायर कर लेती है। तो जब बर्ड इसको खाने आता है तो पॉइजन उसके अंदर जाता है, तो बर्ड मर जाता है। तो इसलिए बर्ड्स इसके पास नहीं घूमते अब, क्योंकि इसने क्या किया, एक डिफेंस मैकेनिज्म अडॉप्ट कर लिया, पर वो पॉइजन इसको हार्म नहीं करता। ठीक है, तो कैटरपिलर स्टेज में इट फीड्स ऑन अ वीड पॉइजनस प्लांट, इसकी वजह से इसमें पॉइजन आ जाता है, तो बर्ड जब इसे खाता है तो बर्ड मर जाता है। ठीक है, तो दिस इज समथिंग यू नीड टू लर्न एज द डिफेंस मैकेनिज्म्स। इसके अलावा जो नेक्स्ट बेटा हमारे पास एग्जांपल है वो है प्लांट्स की। हाउ आर प्लांट्स एबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द प्रेडेटर्स? तो बेटा ये हमारे पास अब एग्जांपल्स हैं, ये आप ध्यान से सुनिएगा। तो प्लांट्स का डिफेंस मैकेनिज्म है थॉर्न्स। थॉर्न्स आर द मॉर्फोलॉजिक इज द आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। तो कई प्लांट्स में क्या आ गए हैं, थॉर्न्स आ गए हैं। तो थॉर्न्स एकेशिया और कैक्टस में प्रेजेंट होते हैं, तो इससे वो डिफेंस कर लेते हैं अपने प्रेडेटर से। अब कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जिससे जो हर्बीवोर है वो सिक हो जाता है, उसकी फीडिंग या जो डाइजेशन है वो इनहिबिट हो जाती है, और उसकी रिप्रोडक्शन डिसरप्ट हो जाती है, वो आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता, या वो प्रेडेटर मर भी सकता है। तो इस वजह से वो प्लांट्स के पास नहीं आते। एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट इज कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस प्लांट कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से कोई भी जो कैटल है या गोट है वो उसके पास नहीं आती। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द सेकेंड आंसर। द थर्ड आंसर इज सम प्लांट्स प्रोड्यूस केमिकल्स लाइक निकोटिन, कैफीन, क्विनीन और स्टाइकिनीन, ओपियम, और ये भी डिफेंस मैकेनिज्म में यूज होते हैं अगेंस्ट द ग्रेजर्स और ब्राउजर्स। तो बेटा ये आपने याद रखना है, ये जो ड्रग्स आपने पढ़ा है 8th चैप्टर में, वो ड्रग्स एक्चुअली प्लांट का डिफेंस मैकेनिज्म है अपने हर्बीवोर से बचने के लिए, जो उसके ऊपर फीड करता है। सेकेंड बेटा हमारे पास जो अब है इंटरेक्शन, दैट इज कॉम्पिटिशन। प्रीडेशन इज डन, कॉम्पिटिशन इज अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच बोथ द स्पीशीज आर हार्म्ड। तो इसके बारे में बात करते हैं। When the fitness of one species is significantly lower in the presence of another species, it is called competition. Very very important 1 mark question. Which is a potent force in organic evolution? अगर एवोल्यूशन लाना है तो कौन सी पोटेंट फोर्स है, वो होगी तभी एवोल्यूशन आएगा, दैट इज कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन नहीं होगा तो एवोल्यूशन नहीं आएगा। कॉम्पिटिशन occurs when closely related species compete for the same limited resources. कॉम्पिटिशन हमेशा कब होता है, जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो, ठीक है, और आपस में क्या हो, कंपटीशन हो। बेटा अब ये ध्यान से समझिएगा, क्या कंपटीशन हमेशा रिलेटेड ही इंडिविजुअल्स में होता है या अनरिलेटेड स्पीशीज में भी हो सकता है? जैसे 2 डॉग्स है, वो रिलेटेड स्पीशीज है, हाँ उनमें कंपटीशन होता है, पर कंपटीशन जरूरी नहीं है। तो ये पेपर में क्वेश्चन आता है, कैन कंपटीशन ऑलवेज अकर्स इन अनलिमिटेड रिसोर्सेज? ठीक है, तो यस, कंपटीशन ऑलवेज अकर्स इन द केस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, बट अनलिमिटेड रिसोर्सेज में भी कंपटीशन हो सकता है। कैन कंपटीशन अकर ऑलवेज फॉर रिलेटेड स्पीशीज? नो, इट कैन अकर इन अनरिलेटेड स्पीशीज। कैसे? एक शैलो साउथ अमेरिकन लेक है, उसमें जू प्लैंक्टॉन्स, दीज आर द स्मॉल एनिमल्स
फाउंड इन द लेक्स। फिशेस जो वहाँ रहती हैं वो भी उन्हें खाती हैं, और विजिटिंग बर्ड्स या फ्लेमिंगोज वो भी उन्हें खाती हैं। तो दीज आर अनरिलेटेड स्पीशीज बट देयर फूड इज सेम। अब डज कॉम्पिटिशन ऑलवेज अकर फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज? नो, इट कैन अकर इन अबंडेंट रिसोर्सेज एज वेल। ये हमारे पास उसकी एग्जाम्पल है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फीडिंग एफिशिएंसी अगर एक स्पीशीज की ज्यादा हो और दूसरे की कम हो तो उसकी वजह से भी कंपटीशन हो सकता है, चाहे रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो। इसकी एग्जांपल बेटा आपकी बुक में है, एक आपका टर्टोइज है, एबिंगडन टर्टोइज। तो जो एबिंगडन टर्टोइज है, टर्टोइज बहुत स्लो चलता है, वहां पे गोट्स इंट्रोड्यूस कर दी, ठीक है। जो गोट्स है वो उनकी ब्राउजिंग एफिशिएंसी फास्ट है, रिसोर्सेज वहां लिमिटेड है, पर वो सब कुछ पहले खा जाएंगी तो टर्टोइज को खाना नहीं मिलेगा, इसलिए टर्टोइज वहां से एक्सटिंक्ट हो गया। कैन competition always occur in case of limited resources? No, it can occur in case of unlimited resources as well. Will competition always occur for related species? No, it can occur in case of unlimited species, unrelated species as well. तो वो भी एग्जांपल हमारे पास है। Now, ये अबिंगडन टोर्टोइज की एग्जांपल गैलापागोस आइलैंड की मैंने आपको बता दी है। Now, some important concepts of this topic. What is competitive release? Competitive release क्या होता है बेटा? एक्सपेंशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज ऑफ स्पीशीज व्हेन द कंपीटिंग स्पीशीज इज रिमूव्ड। तो बेटा कॉम्पिटिटिव रिलीज की एग्जांपल हमारे पास है कर्नल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। वैसे कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या होता है? जैसे सपोज करिए एक एरिया में दो स्पीशीज है, 90% एरिया एक स्पीशीज ने एक्वायर किया हुआ, 10% एक ने। तो अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट में जो 90% एरिया जिस स्पीशीज ने क्या किया हुआ एक्वायर उसको बाहर निकाल दूं, तो जो 10% वाली स्पीशीज है वो अपना एरिया एक्सपेंड कर लेगी। इसे हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज, मतलब अपनी डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज बढ़ा लेना। तो कर्नल ने एक एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट किया था, ये भी पेपर में आता है। रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड में, यहाँ पे बैरनेकल इज अ फिश, एक बैरनेकल है उसका नाम है बेलेनस, वो लार्ज है और कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर है, और एक दूसरी जो बैरनेकल है उसका नाम है कैथामेलस, वो स्मॉल है और इंफीरियर है। तो जो बैलेनस है वो डोमिनेट करती है इंटरटाइडल एरिया, और वहां से वो कैथामेलस को एक्सक्लूड कर देती है, बाहर निकाल देती है। पर कर्नल ने एक एक्सपेरिमेंट में जो बैलेनस थी, लार्ज और सुपीरियर इंटरटाइडल एरिया वाली जो फिश थी बैरनेकल बैलेनस, उसको रिमूव कर दिया, तो कैथामेलस ने अपना एरिया क्या कर लिया? एक्सपेंड। दिस इज कॉम्पिटिटिव रिलीज। सो आई होप आपको बहुत ईजी भाषा में ये समझ आ गया होगा। नाउ गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब गॉस क्या कहता था? कहता दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीट करती हैं फॉर द सेम रिसोर्स, वो कभी भी कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती, और जो इंफीरियर वाली है उसको सुपीरियर वाली क्या निकाल देगी? बाहर निकाल देगी। दिस मे बी ट्रू इन लिमिटेड रिसोर्सेज बट नॉट अदरवाइज। लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए ये सही है कि सुपीरियर वाली इंफीरियर को क्या कर देगी? एलिमिनेट। बट अनलिमिटेड रिसोर्सेज के केस में, ठीक है, तो ऑब्वियसली उनमें फाइट ज्यादा नहीं होगी, बट लिमिटेड रिसोर्सेज में भी कंपटीशन को अवॉइड किया जा सकता है। कैसे? ये अब ध्यान से सुनेगा जो मैं बातें बता रहा हूं। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तब भी कंपटीशन को कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं? बाय अ स्पेशल फिनोमिना, रिसोर्स पार्टीशनिंग। अब रिसोर्स पार्टीशनिंग क्या है? स्पीशीज जिन्हें डर है कि अगर वो कंपीट करेंगी तो उनमें से कोई एक्सटिंक्ट हो जाएगी, तो वो क्या करते हैं? वो कोएग्जिस्ट करने के लिए, ठीक है, वो क्या करते हैं? एक मेथड अडॉप्ट कर लेते हैं। तो वो एक मेथड अब क्या है? रिसोर्स पार्टीशनिंग। इसमें क्या है? डिवीजन ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज टू अवॉइड कंपटीशन। फॉर दिस दे चूज डिफरेंट फीडिंग टाइम्स और डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न्स। वो अपनी फीडिंग हैबिट्स चेंज कर लेते हैं या फॉरेजिंग पैटर्न क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से लिमिटेड रिसोर्सेज में भी वो आपस में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड रिसोर्स पार्टीशनिंग। इससे एग्जांपल मैकार्थर ने दी थी, ये आप देख सकते हैं। एक ट्री पे 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ वार्बलर्स, ये बर्ड्स रहती थी, तो इन्हें कंपटीशन अवॉइड करने के लिए, कोएग्जिस्टेंस के लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपना फॉरेजिंग पैटर्न क्या कर लिया? चेंज कर लिया। ये देखिए, ये पांचों बर्ड्स एक ही ट्री पे रहने लग पड़ी। अब वहां पे उन्हें पता था लिमिटेड रिसोर्सेज है, वो एक्सटिंक्ट नहीं होना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया? रिसोर्स पार्टीशनिंग करके अपना रहना क्या कर लिया? इजी कर लिया। नाउ वी हैव द थर्ड इंटरेक्शन, पैरासिटिज्म. इट इज अ टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन इन विच वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड, दैट इज पैरासाइट, एंड वन इज हार्म्ड, विच इज होस्ट. तो पैरासाइट जितने भी होते हैं बेटा वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं. प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट, हम उसके होस्ट हैं, तो वो होस्ट स्पेसिफिक है. मॉस्किटो उसका होस्ट है, ठीक है. तो अगर सपोज कीजिए व्हाट इज को एवोल्यूशन नाउ, अगर जो होस्ट है वो अपने अंदर क्या लेके आया? एवोल्यूशन. तो पैरासाइट को भी अपने अंदर एवोल्यूशन लाना पड़ेगा अगर उसे होस्ट के अंदर सर्वाइव करना है. दिस इज कॉल्ड को एवोल्यूशन. इफ द होस्ट इवॉल्व द मैकेनिज्म, द पैरासाइट आल्सो इवॉल्व्स द मैकेनिज्म टू काउंटरएक्ट देम, ठीक है.
अब हमारे पास और एग्जांपल्स हैं. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट आर द डिफरेंट अडेप्टेशंस ऑफ पैरासाइट्स टू रिमेन इनसाइड द होस्ट? नंबर 1, लॉस ऑफ सेंस ऑर्गन्स. नंबर 2, प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन्स और सक्कर्स टू क्लिंग टू द होस्ट. नंबर 3, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. And number 4, high reproductive capacity. This is very very important question. Adaptations of parasites to remain inside the host. Now, life cycles of parasites are often complex. For example, मलेरियल पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, वो ह्यूमन होस्ट के अंदर रहता है. ह्यूमन लिवर फ्लूक जो एक पैरासाइट है, उसके 2 इंटरमीडिएट होस्ट हैं, स्नेल और फिश. तो पहले वो स्नेल और फिश के अंदर रहता है, स्नेल, फिर स्नेल को फिश खाएगी, फिश के अंदर जाएगा, फिश को हम खाएंगे तो वो हमारे अंदर आएगा. बेटा 2 तरह के होस्ट होता है, इंटरमीडिएट और फाइनल. इंटरमीडिएट होस्ट वो होता है जिसके अंदर वो पहले जाएगा, फाइनल जिसके अंदर वो सबसे एंड में जाके रिप्रोडक्शन करेगा. तो ह्यूमन लिवर फ्लूक के इंटरमीडिएट होस्ट है स्नेल और फिश, और फाइनल होस्ट है हम. ठीक है. पैरासाइट हार्म्स द होस्ट. हाउ विल अ पैरासाइट हार्म द होस्ट? इट रिड्यूसेस इट्स सर्वाइवल, इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी, इट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. Then it makes the host physically weak and more vulnerable to predation. This is very very important कि एक पैरासाइट होस्ट को कैसे वीक कर देता है या उसको कैसे मार देता है. पहले उसकी सर्वाइवल, पॉपुलेशन डेंसिटी, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को कम करेगा, फिर उसके बाद होस्ट को फिजिकली वीक करके उसको वल्नरेबल करेगा कि कोई भी और प्रेडेटर भी उसके ऊपर, लाइक कोई भी और पैरासाइट भी उसके ऊपर अटैक कर सकता है. 2 तरह के पैरासाइट्स होते हैं बेटा, एक्टोपैरासाइट्स और endoparasites. The parasites which live on the external surface of the host are called external parasites, like lice on humans and ticks on dogs. This is a very very important question. Which are the ectoparasites of marine fishes? They are copepods. Copepods living in the water. They are the ectoparasites of marine fishes. This is a very very important 1 mark question. Cuscuta plant grows on hedge plants. It has no chlorophyll. बेटा with the evolution जो cuscuta plant है उसका क्या हो गया, उसके leaves नहीं है और ना ही उसमें क्लोरोफिल है. सो उसे जीने के लिए क्या चाहिए? एक होस्ट प्लांट. तो वो एक होस्ट प्लांट से अपना न्यूट्रिशन क्या करता है? डिराइव करता है. तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज द एवोल्यूशन इन कस्कटा, कि एक प्लांट कैसे जी रहा है जब उसके पास लीव्स और क्लोरोफिल ही नहीं है, तो दूसरे प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेता है. नाउ व्हाट आर एंडोपैरासाइट्स व्हिच लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट? दे कैन अटैक द लिवर, किडनी, लंग्स और आरबीसीज. अब जो एक्टोपैरासाइट्स हैं उनका जो लाइफ साइकिल है दैट इज नॉट दैट कॉम्प्लेक्स, बट एंडोपैरासाइट्स का लाइफ साइकिल इज वेरी कॉम्प्लेक्स. और इसके अंदर जो 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ आर एंडोपैरासाइट्स एबल टू अटैक द होस्ट and why is their life cycle very complex? Because they have simple morphological and anatomical features and they have high reproductive potential. अब एक जो एंडोपैरासाइट है उसका लाइफ साइकिल इतना कॉम्प्लेक्स है, फिर भी वो होस्ट के अंदर क्यों मल्टीप्लाई कर पाता है? क्योंकि उसका सिंपल मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, फर्स्ट पॉइंट. एंड सेकेंड, उसकी हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल. इसी की वजह से वो होस्ट को बहुत अच्छे से हार्म कर सकता है. Now, the most important question of this topic, brood parasitism. What is brood parasitism? In this concept, a parasitic bird lays its egg in the nest of its host and lets the host incubate them. पैरासिटिक बर्ड अपने जो एग्स है वो होस्ट के नेस्ट के अंदर ही ले करता है और होस्ट ही उन्हें इंक्यूबेट करता है. इंक्यूबेट करना मतलब उन्हें वार्मथ प्रोवाइड करना हैचिंग के लिए. लाइक एग्स ऑफ पैरासिटिक बर्ड. अब कुकू और क्रो, आपको पता है कि कुकू जो है बर्ड वो अपने एग्स क्रो के नेस्ट में ले करता है. क्रो क्या है? होस्ट इस केस में. और पैरासिटिक बर्ड कौन है? ठीक है. तो इस केस में अब क्या हो रहा है? पैरासिटिक बर्ड्स ने एक एवोल्यूशन अपने अंदर लेके आया कि उसके जो एग्स हैं वो साइज और कलर में किसको रिजेंबल करते हैं? होस्ट के एग को. तो होस्ट को पता ही नहीं चलता कि हाँ उसके एग्स कौन से और पैरासिटिक बर्ड के कौन से हैं. तो होस्ट बर्ड कैन नॉट डिटेक्ट एंड रिजेक्ट द फॉरेन एग्स इजिली. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट इज ब्रूड पैरासिटिज्म? वेयर पैरासिटिक बर्ड्स lay their eggs in the nest of the host. With evolution, पैरासिटिक बर्ड्स के एग साइज और कलर में इतना रिजेंबल करता है कि होस्ट उन्हें डिटेक्ट ही नहीं कर पाता, उन्हें इंक्यूबेट करता है और फिर वो क्या कर जाते हैं? हैच कर जाते हैं. अब हम अगर आगे बात करेंगे, आगे बेटा हम बात करते हैं कमेंसलिज्म की. What is commensalism? Commensalism is a population interaction in which one species is benefited, other is neither benefited nor harmed. तो इसके बाद बेटा हमारी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. ऑर्चिड ग्रोज एज एपिफाइट ऑन मैंगो ब्रांच. तो ऑर्किड को क्या होता है? एपिफाइट की तरह, मतलब वो ऊपर ग्रो करता है मैंगो प्लांट के, उसे सनलाइट मिल जाती है और आराम से वो अपनी फोटोसिंथेसिस कर सकता है. पर इससे क्या हो रहा है? मैंगो को ना कोई हार्म हो रहा है क्योंकि वो उसके न्यूट्रिएंट्स जो नहीं है, ठीक है, वो उसके न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहा. तो न्यूट्रिएंट्स अगर नहीं ले रहा तो मतलब वो उसको कोई हार्म नहीं कर रहा. तो ये क्या हो गई? पॉजिटिव. बैरनेकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ अ वेल. तो बैरनेकल्स जो वेल के ऊपर ग्रो कर रहे हैं
बेनेकल इज अ फिश एज आई टोल्ड यू अर्लियर। तो वेल उसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है। अब उसका जो प्रेडेटर है बेनेकल का वो उस पर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि उससे पंगा मतलब वेल से पंगा, ठीक है। तो वेल को ना फायदा ना नुकसान, बेनेकल को फायदा ही फायदा। थर्ड एग्जाम्पल, कैटल इग्रेट और ग्रेजिंग कैटल। कैटल इग्रेट एक बर्ड है, वो हमेशा वहीं पे घूमती है जहाँ पे कैटल ग्रेस कर रहे होते हैं, क्योंकि कैटल बेटा जब ग्रेस करता है तो वो सारी सॉइल को फ्लश आउट कर देता है। फ्लश आउट मतलब उसमें से सारे जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो बाहर निकल आते हैं, तो कैटल इग्रेट को उसका खाना मिल जाता है। कैटल को ना फायदा हुआ ना नुकसान, तो मतलब कैटल इग्रेट को बेनिफिट हुआ, कैटल को ना फायदा ना नुकसान। और लास्ट एग्जांपल इज सी एनिमल एंड क्लाउन फिश। सी एनिमल के जो टेंटिकल्स हैं, ये आपकी बुक में डायग्राम भी बना हुआ है, क्लाउन फिश उन टेंटिकल्स के अंदर रहती है, तो उससे उसको उसके प्रेडेटर से क्या मिल जाती है, प्रोटेक्शन, और उसको ना फायदा होता है ना नुकसान सी एनिमल को। तो बेटा पेपर में क्वेश्चंस ये भी आते हैं कि जैसे 1 2 3 क्वेश्चन डाल दिए, सी एनिमल और क्लाउन फिश में कौन सी इंटरेक्शन है बताइए, ठीक है। ऐसे ही पैरासिटिक बर्ड और होस्ट में क्या होती है, ठीक है। ऐसे ही प्लाज्मोडियम और ह्यूमन में क्या इंटरेक्शन है, ठीक है, दैट इज पैरासिटिज्म। तो इंटरेक्शंस के नाम भी पूछ सकते हैं, तो आपको सारी एग्जांपल्स बहुत अच्छे से याद करनी है। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज म्यूचुअलिज्म। सो व्हाट इज म्यूचुअलिज्म? इट इज अ टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन विच बोथ द स्पीशीज आर बेनिफिटेड। इसकी 2 एग्जांपल्स ये आपको आती ही होंगी। व्हाट आर लाइकन्स? लाइकन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, जहां दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इसमें जो एल्गी है, इट इज अ प्लांट, इट विल प्रिपेयर फूड फॉर द फंजाई एंड इन रिटर्न द फंजाई विल प्रोवाइड शेल्टर एंड सम न्यूट्रिएंट्स टू द एल्गी फॉर द ग्रोथ। व्हाट इज माइकोराइजा? इट इज अ symbiotic association of the roots of higher plants with fungi। तो इसमें जो फंजाई है वो क्या करता है, इट हेल्प्स द प्लांट्स टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल और इन रिटर्न प्रोवाइड्स, फंजाई को क्या प्रोवाइड करता है, कार्बोहाइड्रेट्स। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, माइकोराइजा। उसके अलावा अब हमारे पास एग्जांपल है फिग ट्री और वास्प की। जो फिग ट्री है और वास्प है, वास्प और फिग ट्री क्या करते हैं, जो फिग स्पीशीज है और वास्प, ये दोनों क्या है, सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड है। कैसे एसोसिएटेड है? जो वास्प है वो फिग ट्री की ओवरी के लोक्यूल में कैविटी में अपने एग्स ले करता है, ठीक है, और उसको एग लेइंग साइट मिल गई। इन रिटर्न वो फिग ट्री की वास्प क्या कर देता है, पॉलिनेशन। और जब उसके लार्वा हैच होते हैं, एग्स हैच होते हैं, तो वो उसी के सीड्स पे क्या करते हैं, फीड करते हैं और अपनी नरिशमेंट लेते हैं। मतलब जो वास्प है उसको नरिशमेंट भी मिल रही है, एग लेइंग साइट्स भी मिल रहे हैं, और जो आपका फिग है उसकी पॉलिनेशन हो रही है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। नाउ द लास्ट एग्जाम्पल दैट इज ऑर्किड्स। इसमें एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है सेक्सुअल डिसीट। व्हाट इज सेक्सुअल डिसीट? ऑर्चिड्स जो प्लांट्स हैं, दे शो डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरल पैटर्न्स, दे अट्रैक्ट द राइट पॉलिनेटर इंसेक्ट दैट इज बीज एंड बम्बल बीज टू इंश्योर पॉलिनेशन। नॉट ऑल ऑर्चिड्स ऑफर रिवॉर्ड्स। कुछ ऑर्चिड्स रिवॉर्ड्स ऑफर करते हैं, बेटा ध्यान से समझना कौन से। एक मेडिटेरेनियन ऑर्चिड है जिसका नाम है ऑफरिस, ठीक है। अब होता क्या है इसमें, 1 पेटल ऑफ द फ्लावर, इस फ्लावर का कोई एक पेटल वो फीमेल बी की तरह रिजेंबल करता है। 1 पेटल ऑफ द फ्लावर रिजेंबल्स द फीमेल बी इन साइज, कलर एंड मार्किंग्स। सो जो मेल बी है उसे क्या लगता है कि वो सीरो कॉपुलेट कर रहा है, उसके साथ कॉपुलेशन करेगा आके, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा, बट एक्चुअली वो फीमेल बी नहीं है। वो क्या है, वो फीमेल फ्लावर जो है, ठीक है, उसने फीमेल बी की तरह स्ट्रक्चर बनाया हो उसके एक पेटल ने, तो वो उसके पास आता है, और जब वो उसके पास आता है बी या बम्बल बी, वो उसके ऊपर आके बैठता है, वो वहां से पॉलन ग्रेन पिक करता है और फिर वो वहां पे क्या कर देता है, लैंड। तो इससे क्या हो जाती है, उसकी सीरो कॉपुलेशन एंड ट्रांसफर्स द पॉलन टू इट। समझ रहे हो मेरी बात? तो इफ द फीमेल बी कलर पैटर्न चेंजेस, तो सपोज कीजिए अभी तो फीमेल फ्लावर ने क्या किया है, एक कलर पैटर्न उसकी तरह कर लिया है। अब सपोज कीजिए वो अपना कलर पैटर्न क्या कर लेती है, फीमेल जो पेटल का कलर है चेंज हो जाता है, तो ऑब्वियसली जो फीमेल बी है उसको भी अपना कलर क्या करना पड़ेगा, चेंज। नहीं तो मेल बी उस पेटल की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी, उसको नहीं, क्योंकि उसको लगेगा ही नहीं वो फीमेल बी है, तो इसके साथ सीरो पॉपुलेशन नहीं होगी। तो दिस वाज द लास्ट कंसेप्ट विच वी नीड टू डू। सो इसीलिए को एवोल्यूशन लाना पड़ेगा कि अगर फीमेल फ्लावर को अगर कोई एवोल्यूशन लाता है तो ऑब्वियसली बी को भी क्या लाना पड़ेगा, एवोल्यूशन लाना पड़ेगा, तभी वो काम चलेगा। तो इसके साथ ही बेटा मैंने एक एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है, सारी इंटरेक्शंस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो गई हैं, एंड आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया है। तो आप लोग ये वीडियोस देखते रहिए, इन्हें लाइक करिए, इन्हें सब्सक्राइब कीजिए, और जितनी भी चीज़ें हैं, कोई असाइनमेंट्स है, रिविजन शीट्स हैं, वो आपको मिलती रहेंगी। एंड आई होप यू आर एंजॉइंग ऑल द वीडियोस, एंड जल्दी ही बाकी सारे चैप्टर्स की वीडियोस भी आई मेक श्योर कि 12th तक अपलोड हो जाए, और 13-14 को 2 दिन हम सैम्पल पेपर्स की रिवीजन करेंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताऊंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।